जय हिंद साथियों, मैं हूं एडवोकेट बाशिर हुसैन और एक बार फिर आपका स्वागत है देसी लॉयर चैनल पर। आज हम बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे, पति पत्नी के विवाद के बारे में। और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि पत्नी द्वारा जो पतियों के विरुद्ध और उसके परिजनों के विरुद्ध जो फर्जी केसेस दर्ज कराए जाते हैं, जो फर्जी एलिगेशन लगाए जाते हैं, उन सब से एक पति और उसके परिजन कैसे बच सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि पति और उसके परिजनों के विरुद्ध पत्नियां क्या क्या केसेस दर्ज करा सकती हैं और उसमें पति को और उसके परिजनों को किस तरीके से कानूनी रूप से पैरवी करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि पारिवारिक विवाद से संबंधित फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हर व्यक्ति की समस्याएं अलग होती हैं, उनके केस के फैक्ट अलग होते हैं, तब आप अपने मैटर के हिसाब से, अपने केस के हिसाब से अगर कोई जानकारी चाहते हैं तब आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। तो पति और उसकी पत्नी के बीच अगर कोई विवाद है और अभी आपकी पत्नी ने घर नहीं छोड़ा है, तब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पत्नी को हर संभव रूप से समझाने का प्रयास करें। जो भी आपके विवाद का कारण है उसको दूर करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी पत्नी नहीं मानती है तो आप उसके परिजनों से बात करें। फिर भी अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तब आप अपने कुछ जो मुख्य रिश्तेदार होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी पत्नी के रिश्तेदार हैं या उसके परिवार वालों के रिश्तेदार हैं, वो आपके भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार होते हैं या जानने वाले होते हैं। आप उनके थ्रू एक बार बैठ के बात करें और अपनी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी नहीं निकलता है कोई समाधान और आपकी पत्नी आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ फर्जी केसेस दर्ज करा देती है कोर्ट में और थाने में, तब आपको सबसे पहले एक काम करना है। आपको एक केस फाइल करना है दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु वाद। यानी आप अपनी पत्नी को अपने पास बुलाना चाहते हैं। ये एक प्रेयर आप कोर्ट में करेंगे, अपनी सारी बात कोर्ट में रखेंगे अपने लॉयर के थ्रू। और कोर्ट को अगर लगता है कि आपकी पत्नी बिना वजह के आपके पास से चली गई है, आपके साथ नहीं रह रही है, तब कोर्ट इस स्थिति के अंदर पत्नी को यह आदेश दे सकता है कि आप अपने पति के साथ बतौर पत्नी रहें। लेकिन फिर भी कुछ पत्नियां जो है नहीं रहती हैं पतियों के साथ, तब भी आपको इस केस का फायदा मिलेगा। आगे चलकर आप कोर्ट को ये समझाने में कामयाब होंगे कि आपकी पत्नी बिना वजह के आपसे रुकी हुई है और आप उसको इस विवाद के शुरू होने से ही अपने साथ रखना चाहते हैं। तो आगे चल के इस केस का आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपकी पत्नी जो है आपके खिलाफ और आपके परिवार वालों के खिलाफ किस तरीके केस दर्ज करा सकती है। तो पहले तो आपकी जो पत्नी है, विवाद होने की स्थिति में थाने में शिकायत करते हैं सबसे पहले ये लोग, जिसमें एफआईआर जनरली 498 के तहत दर्ज कराई जाती है। यानी आपने उनके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से क्रूरता की है, यानी मारपीट की है, इस तरीके के आरोप उसमें लगाए जाते हैं। 498A 406 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब कुछ जो महिलाएं हैं वो इतनी नीचे लेवल पे पहुंच जाती हैं कि आपके जो पिता हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या 80 साल के हो या 90 साल के हो या 60 साल के हो, जो भी एज रही हो, उनके खिलाफ 376 यानी 376 जैसे गंभीर यानी रेप का आरोप लगा देती हैं। आपके देवर जो आपके जो पत्नी के आपके देवर है, यानी जो आपके भाई हैं, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे हो, उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा देते हैं ये लोग कि उन्होंने हमें रात में पकड़ लिया या छेड़छाड़ करी या रेप करा या रेप करने की कोशिश करी। इस तरीके के आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तब ऐसे केस में स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुलिस वाले भी जानते हैं और कोर्ट भी जानता है ये सारे एलिगेशन जो लगाए गए हैं कहीं ना कहीं फर्जी है। कुछ केसेस के अंदर ये एलिगेशन सही भी होते हैं। कुछ परिवार निहायत ही गंदे और बदतमीज किस्म के परिवार होते हैं जहां महिलाओं के साथ इस तरीके की भी अत्याचार होते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर ये एलिगेशन आपकी पत्नी ने गलत लगाए हैं, चाहे वो रेप का हो या छेड़छाड़ का हो, तब आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे बात करें
और मामले को शूट आउट करने की कोशिश करें, अपनी सारी बात रखें और ये जो धाराएं हैं इनको निकलवाने का प्रयास करें। लेकिन अब चीज यहाँ पर एक ये आ जाती है, 164 का जो स्टेटमेंट है महिला का, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है किसी भी एफआईआर पर। तो कुछ केसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इस केस की जांच कर रहा है, उसके हाथ में नहीं होता है कि वो आपके भाई को या आपके रिश्तेदारों को इस जो गंभीर धाराओं का आरोप लगाया है, चाहे वो रेप का हो या छेड़छाड़ का हो, उसको निकाल सके। तब ऐसे केस के अंदर आपको इस एफआईआर को चैलेंज करना है हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि आपके एफआईआर को वो क्वेश कर सकता है, यानी खत्म कर सकता है, निरस्त कर सकता है। चूंकि ये पारिवारिक विवाद होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर जब हम स्पेशल पावर के तहत हाईकोर्ट में जाते हैं 482 के तहत, जो पुराने एक्ट में है, नए एक्ट में मैंने देखा नहीं क्या है 482 की जगह धारा, तो उसके तहत जब हम जाते हैं हाईकोर्ट के अंदर, तो हाईकोर्ट पारिवारिक विवाद होने के कारण महिला को भी नोटिस करता है और उसमें कुछ अमाउंट आपसे उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, खर्चे के लिए आपसे जमा कराता है। उसके बाद वहां भी एक कॉम्प्रोमाइज की कोशिश की जाती है कि हाँ, कि इनका जो है आपस में बैठकर समझौता कराया जा सके। अगर वहां से भी फेल हो जाता है आपका कॉम्प्रोमाइज, और इससे पहले जब एफआईआर कराने के लिए आपकी पत्नी थाने पे एप्लीकेशन देती है, तो वहां पर भी एक समझौते का माहौल क्रिएट किया जाता है कि आपके बीच जो डिस्प्यूट है उसे शूट आउट किया जा सके और मामले का निपटारा कराया जा सके। लेकिन फिर भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ना हाईकोर्ट के अंदर और ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या थाने पुलिस स्टेशन के लेवल पर, तब आपको क्या करना है, हाईकोर्ट आपको वहां से दे देगा स्टे ऑर्डर दे देगा। आपको के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें स्टे ऑर्डर आपका काफी काम में आएगा, क्योंकि जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, भले ही जो महिला है, जो आपकी पत्नी है, उसने कितना ही भयंकर आरोप गंभीर लगाया हो, चाहे वो रेप का हो या छेड़छाड़ का हो, फिर आपके जो परिवार वाले हैं उनको पुलिस वाले जो है गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे स्टे के दौरान। और आप पर तो कोई ऐसी धारा वो लगवा ही नहीं सकती कि आपको पुलिस जेल भेज दे। लेकिन अब इसका भी कुछ वकीलों ने, कुछ सातिर महिलाओं के कहने में आकर जो तोड़ निकाल लिया है कि पति को भी जेल हम भिजवा सकते हैं। वो एलिगेशन लगा देते हैं कि हमारी गर्दन दबाकर जान से मारने की कोशिश करी महिला है, तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन जाता है। तो ऐसे कुछ केसेस के अंदर पुलिस जो है जेल भी भेज सकती है, अगर उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए महिला की तरफ से, पैसा और तरीके की चीजों का जो वीडियो में डिस्कशन नहीं करना चाहिए बेसिकली ऐसी चीजें। तो एक तो एफआईआर हो गई। अब आप डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं कि कौन से धारा में आपकी एफआईआर दर्ज हुई, किस तरीके का मामला है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। अगर इस तरीके के कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर या रेप के या छेड़छाड़ के, तब आपकी बाहर से बाहर 498 में बेल हो जाती है, जिसमें आरोप महिलाएं जनरली लगाती है कि मारपीट करी, दहेज की मांग करी और हमें घर से निकाल दिया। तो इस केसेस में आपके और आपके परिवार वालों की बेल बाहर से बाहर ही हो जाती है सेम डे। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप अपनी पूरी बात बताते हैं, तो आपके परिजनों के नाम भी वो केस से निकाल देते हैं, कम कर देते हैं नाम। जनरली हस्बैंड का और सास और ससुर का नाम रहने देते हैं, बाकी जो देवर हैं, जेठ हैं या नंदोई है, बहनोई है, इस तरीके के जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम उसमें से एफआईआर में से संभवतः निकाल देते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो ये तो हो गया पहला केस जो आपकी पत्नी आपके खिलाफ दर्ज करा सकती है। दूसरा केस जो है वो आपकी पत्नी आप पे कराएगी खर्चे का, मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए। अगर कोई बच्चा है जो उसके साथ रह रहा है, तो वो उसकी तरफ से भी केस फाइल कर देती है और अपने तरफ से भी केस फाइल कर देती है कि हाँ, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता। भले ही वो कुछ काम करती हूँ, उसको छुपा करके भी महिलाएं केस फाइल कर देती हैं कि हम कुछ काम नहीं जानते हैं, हमें खर्चे की प्रॉब्लम है, हमारे माता पिता या परिजन जो है वो हमारा खर्च उठाने के लिए योग्य नहीं है, तो इसलिए हमें जो है अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपकी पत्नी अगर वाकई कहीं काम करती है, जॉब करती है, कोई काम आता है, तो आपके पास होने चाहिए प्रूफ, उसके सॉलिड प्रूफ होने चाहिए। तो कोर्ट जो है ऐसी स्थिति में पत्नी को जो है खर्चा नहीं देगा, आपको ऑर्डर नहीं करेगा कि आप उसको खर्चा दें। तब आप इस स्थिति में कोर्ट इस केस से खर्चे से बच सकते हैं। लेकिन अन्यथा आप कुछ कितना भी कुछ जतन कर लीजिए, आपको केस का जो मेंटेनेंस का जो पैसा है, इस केस का आपको पैसा उसको देना ही पड़ेगा।
इसमें आप ये कर सकते हैं, आप उनको परेशान कर सकते हैं लीगली तरीके से। आप जब नोटिस आएगा आपके पास मेंटेनेंस के केस का, तब आप उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ देता है पति के लिए। और कोर्ट का एक व्यू इसमें ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए और ये केस ऐसे ही खत्म हो जाए स्वतः अपने आप ही। लेकिन अगर आपके बीच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तब आपको साल 2 साल आप इस केस को टाल सकते हैं। उसके बाद आपको केस का पैसा देना ही देना होगा, जो मेंटेनेंस का है उसका पैसा देना ही होगा। ये तो हो गए 2 केस। और इसके साथ ही आपकी जो पत्नी है, वो एक केस होता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जिसको डीवी एक्ट बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेशन। डोमेस्टिक वायलेशन का केस जो शादीशुदा महिला नहीं है, जो लड़कियां हैं, वह भी केस दायर कर सकती हैं अपने परिजनों के खिलाफ, अगर वो कोई रोक टोक करते हैं कहीं पर आने जाने में, या घर में नहीं रहने देते हैं, इस तरीके और तरीके की कोई प्रॉब्लम है, घरेलू हिंसा है, तब शादीशुदा महिलाओं के अलावा बाकी की लड़कियां भी ये केस फाइल कर सकती हैं। तो आपकी पत्नी ये केस फाइल करती है कि आप जो है, आपके परिजन है, उसको घर में नहीं रहने दे रहे हैं और खाने पीने की चीजें भी मुहैया नहीं कराते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते हैं। तो इस एक्ट के तहत भी उनको कवर किया जाता है महिलाओं को। उसमें बेसिकली ऑर्डर होता है, उनको रहने का इंतजाम कोर्ट कराता है उनका, कि चाहे वो आपको कोर्ट आदेश करे कि आप इनको 10,000 या 5,000 रुपए प्रति माह कहीं रहने के लिए किराया दें, या फिर आप घर में एक कमरा दें उनको रहने के लिए। और साथ ही इसमें जो है मेंटेनेंस के लिए भी कोर्ट ऑर्डर करता है, जो दोनों के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। जो मेंटेनेंस का केस जो सीआरपीसी 125 के तहत आपकी पत्नी ने दायर किया है, और जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत जो कोर्ट ने खर्च मांगा है, तो दोनों में कोर्ट ये कह देता है कि जो अधिक हो वो आपको देना पड़ेगा। अगर उसमें कम है, इसमें अधिक हो गया, तो आपको वो देना पड़ेगा। बाकी प्लस जो है, अगर किराए के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर किया है कोर्ट ने, तो आपको किराया भी उसमें देना पड़ेगा उनका। अगर घर में आपकी ऐसी व्यवस्था है, तो आपको कमरे की व्यवस्था उनको करके देनी पड़ेगी। साथ ही कोर्ट जो है ये आदेश देता है थाने के लिए भी, कि जो हमने जो आदेश किया है पत्नी के फेवर में, उसमें आप मदद करें, उसको लागू कराएं। तो ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, तो इसमें भी टाइम लगता है डिसाइड होने में। इसमें आप मान के चलिए कि 2-3 साल तो जनरली लग ही जाते हैं ये ऑर्डर फाइनल होने में। इस बीच कोर्ट का वही सेम सिंपल व्यू रहता है कि आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मामला निपट जाए। कोई पारिवारिक विवाद है, तो पारिवारिक विवाद को कोर्ट नहीं चाहता है कि आगे बढ़े। तो आप इस केस में आप अपना जवाब दाखिल करेंगे, इसमें कोई जमानत नहीं कराना पड़ती है। बाकी जो आपके परिजनों के खिलाफ ये केस दायर करा गया, तो ये कोर्ट जो है इन सारे लोगों के नाम निकाल देता है। बस इसमें अगर नाम रहते भी हैं, तो उनको ये आदेश किया जाता है कि आप जो है इनके साथ मानसिक या शारीरिक रूप से कोई भी कृत्य नहीं करेंगे आपकी पत्नी के खिलाफ। और आपके खिलाफ आदेश होगा खर्चे का और उसकी रहने की व्यवस्था करने का। तो ये 2 केस हैं जो आप निश्चित रूप से जो पति हैं वो हार ही जाते हैं, चाहे आप कितने अच्छा लॉयर कर लें। आपका बस लॉयर ये आपको बेनिफिट करा सकता है कि हाँ, कि कहां तक आप इसको लंबा खींच सकते हैं, क्योंकि जनरली ये दोनों केस हैं जो हस्बैंड के फेवर में नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं जो उसकी ट्रायल की, जो 498 का जो हमने भी स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें रेप और छेड़छाड़ जैसे गंभीर धाराएं भी उसमें पत्नियां जो है लगवाने की कोशिश करती हैं, लगवा देती हैं। फिर इसका ट्रायल जो चलता है, इसमें तो आपको बेल कराना पड़ेगी। 498A का मामला है तो सेम डे बेल हो जाएगी। अगर छेड़छाड़ का या फिर रेप जैसे एलिगेशन है और इसमें हाई कोर्ट से भी और आयु के द्वारा भी आपकी कोई हेल्प नहीं की जाती है, तो आपके जो भाई है या कोई और रिश्तेदार है, तो उसको संभवतः कभी कभी जेल भी जाना पड़ सकता है, अगर आप पैरवी ठीक से नहीं करते हैं तब। और इसका ट्रायल होता है, तब आप ट्रायल में जो है 498A है वो संभवतः साबित हो ही जाता है। बाकी की जो एलिगेशन है वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाते हैं। तो इसके साथ ही साथ एक कुछ महिलाएं और केस दर्ज कराती हैं, जो उनका स्त्री धन होता है, यानी जो दान दहेज होता है, उसे वापस लेने के लिए 406 का जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, अमानत में खयानत। अब तो नया एक्ट है, तो नए एक्ट में कौन सी धारा है मुझे याद नहीं है। तो ये केस में भी आपको जमानत कराना पड़ जाती है, ये भी बाहर से बाहर जमानत इसमें हो जाती है सेम डे। तो ये सारे केसेस हैं जो एक हस्बैंड के खिलाफ दर्ज हो जाते हैं।
अब हस्बैंड को पैरवी में क्या करना है, इनको किसी तरह की कोई लापरवाही इसमें नहीं करनी है। अगर वो लापरवाही करते हैं तो कोर्ट जो है इसमें 125 वाले मामले में अगर आप लगातार उसको टालते रहते हो, रिकवरी वारंट जारी हो जाता है, आप इसमें जेल भी जा सकते हैं। और 498A का मामला है, इसमें भी अगर आप डेट पे नहीं जाते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। और जो DV एक्ट, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम एक्ट है, इसमें आप जेल नहीं जाओगे। अगर आप इसको टालते हैं तो वो उसको लागू कराने के लिए पुलिस से कांटेक्ट कर सकती है, तब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो इन सारी चीजों का निष्कर्ष है वो यही है कि ये जो मामले हैं सालों साल लंबे चलते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल तक ये सारे मामले चलते हैं। इनका जो समाधान है वो कॉम्प्रोमाइज के थ्रू ही किया जा सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जो आपके खिलाफ हो जाए, आपके केसों में बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाए। आपको करना ये है कि आप अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, आपकी अच्छी सैलरी है या आप बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं कोई, तो ऐसी कोशिश करनी है कि आपके हस्बैंड, आपकी जो वाइफ है उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ना जा पाए, ताकि वो आपसे खर्चा बहुत ज्यादा ना ले। और दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके कांटेक्ट में रहकर अपने परिवार वालों को और जो रिश्तेदार हैं उनको उनके नाम निकलवाने की कोशिश करनी है। और छेड़छाड़ या फिर रेप जैसे एलिगेशन है तो आपको हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है। और जो मैंने स्टार्टिंग में एक केस आपको बताया था दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु बात, ये आपको जरूर दाखिल करना है। हर केस की तथ्य अलग होते हैं, हर किसी की समस्याएं अलग होती हैं। अगर आप अपने केस से संबंधित, पारिवारिक विवाद से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या और कोई कानूनी समस्या है आपकी, आप उसका समाधान चाहते हैं, तब आप मुझे फोन पर बात भी कर सकते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है।